बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ। मालियाती और माशी बेयकीनी का ख़ात्मा हो चुका है क्योंकि IMF के साथ हुकूमत पाकिस्तान का मुआहिदा हो चुका है और हमने देखा कि इस मुआहिदे के नतीजे में एक तो डॉलर की कीमत में भी, इंटरबैंक और ओपन मार्केट दोनों में डॉलर की कीमत में भी कमी हुई, रुपए में जान आई, रुपया थोड़ा सा तगड़ा हुआ। लेकिन इसके साथ साथ हमने देखा कि गुज़िश्ता 2-3 रोज़ में कराची स्टॉक एक्सचेंज ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया और एक रिकॉर्ड साज जो है उसमें जो कराची स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स है उसमें इजाफा हुआ। यानी ऐसा लगता है कि अब ये जो मुआहिदा हुआ है IMF के साथ उसके मईशत पर असरात सामने आना शुरू हो गए हैं। हुकूमत ज़ाहिर है एक मुश्किल दौर से गुज़री, मुश्किल हालात से गुज़री। जो गुज़श्ता हुकूमत थी उसकी परफॉर्मेंस की वजह से, कमज़ोर परफॉर्मेंस की वजह से मुल्क डिफ़ॉल्ट के दहाने पे खड़ा था। लेकिन तमाम इत्तेहादी जमातों ने, PDM पर मुश्तमिल जो इत्तेहादी जमातें हैं, उन्होंने मिलकर कुछ अहम फ़ैसले किए। यकीनन मुश्किल फ़ैसले थे जिसके असरात सामने आए, लेकिन बकौल इत्तेहादी हुकूमत के कि उन्होंने अपनी सियासत नहीं बल्कि रियासत बचाने की कोशिश की है और मुल्क जो डिफ़ॉल्ट होने जा रहा था उसको उन्होंने बचाया है। तो अब देखना यह है कि अवाम ज़ाहिर है अपने मसाइल के लिए हमेशा अपनी हुकूमतों की तरफ देखती है। आने वाले दिनों में इसके जो असरात हैं वो अवाम तक भी पहुँचेंगे क्योंकि ज़ाहिर है बहुत से मुश्किल फ़ैसले करने को IMF ने भी कहा है और ये जो मुश्किल फ़ैसले हैं ये हुकूमत बराह रास्त अवाम के साथ उनकी तला के लिए शेयर भी करती रहती है और इसके असरात भी महसूस किए जाते हैं। लेकिन कराची स्टॉक एक्सचेंज ने जिस तरह से परफॉर्म किया और एक हफ़्ते के दौरान जो तेज़ी आई, तो जो ब्लूमबर्ग है उसने भी कराची स्टॉक मार्केट को दुनिया में बेहतरीन परफॉर्म करने वाली जो मार्केट्स हैं एक हफ़्ते के दौरान उसमें दुनिया की बेहतरीन मार्केट उसको करार दिया है। तो ये मईशत के लिए जो है वो कुछ अच्छी ख़बरें हैं। अब हम देखेंगे कि आने वाले दिनों में जब ज़ाहिर है हम इलेक्शंस की जानिब जा रहे हैं और हुकूमती वज़रा आप कह रहे हैं कि अगस्त का महीना उनका आखिरी महीना होगा और उसके बाद उनका वक्त ख़त्म हो जाएगा, तो क्या एक सूरत हाल बनेगी। फिर हमने ये भी देखा कि IMF के जो नुमाइंदे हैं पाकिस्तान के अंदर वो मुख्तलिफ़ सियासी जमातों से भी मिल रहे हैं इस जो मुआहिदा हुकूमत पाकिस्तान के साथ हुआ है। तो क्या कुछ आने वाले दिनों में होगा और क्या एक माशी और सियासी तस्वीर बनेगी, इन तमाम मामलात पर प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रही हैं स्टूडियोज़ में माशी तज्ज़ियाकार जनाब मोहतरमा डॉक्टर नूर फातिमा। डॉक्टर साहब आपको खुशामदीद कहते हैं और हमें वीडियो लिंक पे ज्वाइन कर रहे हैं सियासी तज्ज़ियाकार सीनियर सहाफ़ी जनाब शहज़ादा ज़ुल्फ़िकार। शहज़ादा ज़ुल्फ़िकार साहब आपको भी खुशामदीद कहते हैं और आपसे ही गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। शहज़ादा साहब आप फरमाइए, यकीनी तौर पर जब इत्तेहादी हुकूमत ने मामलात संभाले थे और इक़्तिदार संभाला था तो बड़े मुश्किल हालात थे, लेकिन अब हमें लग रहा है कि हम ज़रा बेहतर पोजीशन की जानिब जा रहे हैं और कुछ जो बेयकीनी थी मार्केट पर और मईशत में उसके बादल अब छट गए हैं। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। देखें उस वक्त आप हालात देखें जब गवर्नमेंट संभाली PDM के जो जमातों ने, उस वक्त एक अफवाहों का बाजार गर्म था कि मुल्क डिफॉल्ट होने जा रहा है, मुल्क ये हो जाएगा, IMF मुआहिदा नहीं करेगा, इस हुकूमत से करेगा ही नहीं, ये हुकूमत जी इनका बड़ा एक वो था। क्या हुआ? चीजें, अफवाहें बहुत तेजी से फैलती हैं, अफवाहें खत्म होते हैं कुछ टाइम लगता है क्योंकि इकदामात उनके, आपने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में भी कहा, PDM की जो जमातें हैं उन्होंने फैसले सख्त किए, उन्होंने ये ठान रखी थी कि हम नहीं करना है। इस देखिए ना, मुझे बताएं इससे ज्यादा क्रेडिट क्या है कि आज जिस वक्त हुकूमत उन्होंने संभाली, सब कह रहे थे कि इन्होंने हुकूमत क्यों संभाली। भाई पिछली हुकूमत ने जो इकदाम किए थे, जो उसके नतीजे में एक बहरान सा था, उसके बाद क्राइसिस में कोई हुकूमत संभालती है, कोई पार्टी हुकूमत संभालती है? कोई नहीं संभालती। सब ये कहते हैं कि अच्छा वक्त हो, इलेक्शन हो, इलेक्शन के बाद हम संभालें। हम कहें कि जो पिछली हुकूमतों ने किया है वो हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं, हम नए उसके साथ आते हैं। लेकिन बड़े मुश्किल उन्होंने वक्त में वो संभाला, लेकिन चलते चलते आपने देखा कि चीजें बेहतर होने शुरू हुई। IMF का मुआहिदा एक हल्का ये कहता था जो इस गवर्नमेंट के खिलाफ था कि उन्होंने लेटर भी लिखे, उनको कहा भी मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए कि मुआहिदा ना करें, इनसे ना करें ना करें। क्या हुआ? मुआहिदा भी हो गया। आप कहें कि चीन को कहते रहे, लेकिन चीन सबसे ज्यादा पाकिस्तान का एक ऐसा दोस्त
जो हमेशा से साथ देता रहा है, सऊदी अरब, यूएई, तो मुआहदा भी हो गया और अब चीजें उसके जो सम्राट हैं वो आने शुरू हो गए। आप देखें कि 11%, ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आपने कोट किया कि 11% उन्होंने कहा कि दुनिया के उन बेहतरीन उनमें से स्टॉक एक्सचेंज में से 11% रिकॉर्ड किया गया, चीजें बेहतर हुई। डॉलर कभी आप ये समझ लें कि एक अफरा तफरी थी, कोई डॉलर निकालने के चक्कर में नहीं था, लोग मार्केट से डॉलर खरीद रहे थे और 300 से क्रॉस करके कहां पहुंचा, फिर उसके बाद आते वो वापस आया और ये मजीद भी आगे आएगा। एक इतबार वाली बात है, जब लोग इतबार करना शुरू करते हैं, लोग जो हैं उन अफवाहों के में शुरू में जरूर कंफ्यूज हो जाते हैं, बाद में समझते हैं कि भाई कोई नहीं, वरना तो कह रहे थे कि मुखालफिन तो कह रहे थे डिफॉल्ट कर जाएगा, पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा, नहीं हुआ, न डिफॉल्ट किया, चीजें वही हैं। इलेक्शन का भी गवर्नमेंट ने कह दिया कि इलेक्शन भी होने जा रहा है, और इस दौरान जो कुछ गवर्नमेंट ने किया, मेरे ख्याल में कुछ दिनों में बोर्ड की मंजूरी भी हो जाएगी उस मुआहदे की, और ये चीजें 9 महीने में गवर्नमेंट को $3 अरब, जिस तरह वो कहते हैं कि $3 अरब जो है मिलना शुरू हो जाएंगे। ये वो इकदाम हैं कि जो इकदाम किए पाकिस्तान गवर्नमेंट ने या पीडीएम की गवर्नमेंट ने किया, तो IMF ने तमाम उनको तसल्ली मिली उसके बाद किया ना उन्होंने, वरना तो वो क्यों करते हैं मुआहदा? उनको ये पता है कि ये जो इकदाम इन्होंने किए, ये इकदाम ये करेंगे, उस पर अमल दरामद करेंगे। हिकमत अमली मेरे ख्याल में अच्छी हिकमत अमली थी, और गवर्नमेंट ने इसका एक मुस्तैदी से इसका सामना किया, इस चैलेंज का, और इस मुश्किलात का सामना भी किया। आप दुरुस्त कह रहे हैं कि एक तो मुस्तकिल इंगेज भी किया है डॉक्टर नूर फातिमा, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी मुस्तकिल इंगेज किया IMF के साथ, मुस्तकिल वो बातचीत करते रहे, वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार साहब भी मेहनत करते रहे, बातचीत करते रहे, मुज़ाकरात कन्विंस करने की कोशिश करते रहे। लेकिन हमने एक ऐसा वक्त भी देखा है कि साबिक़ हुकूमत के जो वज़ीर ख़जाना थे साबिक़, वो अपने सूबाई वज़ीर ख़जाना को फ़ोन कर रहे थे कि आप लेटर लिखें IMF को कि हम तो मुआहदे को ऑनर नहीं करेंगे। यानी इस किस्म की गैर संजीदगी भी हमने देखी है। देखिए, कुछ चीज़ें आपके नेशनल इंटरेस्ट की थी, आपके कंट्री की इकोनॉमी को आगे ले जाने की थी, जहाँ डिफ़ॉल्ट की बात हो रही है, और दे न्यू आल्सो कि डिफ़ॉल्ट की बात हो रही, वहाँ तो आपको इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी काइंड ऑफ डिसएग्रीमेंट विद वन पार्टी और अनदर पार्टी, आपको एक हो जाना चाहिए था। इट वाज अ मैटर ऑफ योर यूनिटी वर्सेस अनदर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन बेसिकली। अब जो आपने मेंशन किया अपने इंट्रो में कि जी वो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज से मिलना शुरू हुए हैं उनकी ऑफिशियल्स, उसकी क्या रीज़न है? नोइंगली कि उन्होंने देखा कि ये जो गवर्नमेंट है, इनके ऑफिशियल्स ने, इनकम्बेंट्स ने बैठ के प्राइम मिनिस्टर तक ने जाके उनकी चीफ एग्जीक्यूटिव से जो मीटिंग की है वो मिले हैं साइड मीटिंग्स में, एक काइंड ऑफ आप समझने की डिप्लोमेसी है उन्होंने की है। उन्होंने बताया, इनफॉर्मली बताया कि हमारा मुल्क किस चीज़ से गुजर रहा है, और हम इसको ख़ास तौर पे जो फ्लड्स की सिचुएशन गुजरी, और अदरवाइज़ जो इस वक्त हमारा 22 बिलियन हमारा जो नेक्स्ट 1 ईयर में आपको रीपे करना है लोन एंड डेट सर्विसिंग, तो हम बहुत इस वक्त अर्जेंटली रिक्वायर्ड है। वो बहुत इफ़ेक्टिव मीटिंग थी मेरे नज़दीक, इट वाज वेरी मच कल्मिनेटिंग मीटिंग जो हुई। लेकिन उसके साथ साथ उनको ये रियलाइजेशन है, बिकॉज ऑफ द डिफरेंट स्टेटमेंट, बिकॉज ऑफ द डिफरेंट काइंड ऑफ अ जेस्चर गिवन बाय अदर पॉलिटिकल पार्टीज़, कि आप इस वक्त साथ नहीं खड़े, और वो काम अब उनको करना पड़ रहा है कि दे आर मीटिंग विद दोज पीपल। देखिए, अभी उन्होंने भी बात की है, जो स्पेकुलेशंस होती हैं ना, ये बहुत ही डेंजरस परसेप्शन क्रिएट करती है। आप 1997 की ईस्ट स्टेशन क्राइसिस उठा के देखिए, व्हाट वाज द रीज़न? द वन कोर रीज़न वाज स्पेकुलेशन, कि बात नीचे आ गया है और लोगों ने विड्रॉ कर लिया, और आपने देखा है कि क्या हाल हुआ है, सारे उनको री इमर्ज करना पड़ा, रीडेवलप करना पड़ा, उन्होंने किया। लेकिन खैर, राइट फ्रॉम द बिगनिंग आई वाज द फर्स्ट फर्म बिलीवर, नोइंग द IMF वर्किंग आल्सो, कि ये नहीं डिफ़ॉल्ट होगा इंशाल्लाह, वो नहीं हुआ। लेकिन हम अब खुद कहें कि डिफ़ॉल्ट हो जाएगा और हम खुद उसको एक स्पेकुलेशन क्रिएट करें, वो एक अंडरस्टैंडेबल चीज़ मुझे नज़र नहीं आती इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ योर नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और उसके ओवर एंड अबव ये हुआ कि अब
ये सब चीज़ें ठीक होने जा रही हैं और हमें 3 बिलियन, जहां आपने उनसे 1.1 बिलियन, देखें आपको हेल्प कैसे हुई है। आप 1.1 बिलियन के लिए गए थे 9th रिव्यू में, ठीक है। 8 रिव्यू तक चलता रहा, 9th रिव्यू में आप गए, 2019 में आपने इससे एग्रीमेंट किया। अब 9th रिव्यू आपका ख़त्म हो रहा था 30 जून को, और आपको ऐसे हेल्प हुई है बिकॉज यू हैड ए क्लियर इंटेंशन। तो ऐसे आपको हेल्प हुई कि आपको $3 बिलियन मिले अब। और ये दिस इज़ नॉट अ मच अमाउंट जिसे आप ये कहें कि ये इससे, लेकिन चीज़ें टर्न अराउंड कैसे होंगी, ये आपको बायलैटरल, मल्टीलैटरल फाइनेंसर्स, इंस्टीट्यूशंस, कंट्रीज जो आपको इसकी वजह से जो आपको ब्लॉक थी मनी, वो अब आपको आना शुरू हो जाएगी। सो दिस इज देयर इट्स इम्पैक्ट। बिल्कुल ठीक है। और शहजाद जुल्फ़िकार साहब, ये तो हमने देख लिया और आपने भी मेंशन कर दिया कि यहाँ पे ये भी होता रहा कि वो एक दूसरे को कहते रहे कि खतूत लिखे जाएं, यानी इस कदर कौमी मफाद के साथ जो है वो खिलवाड़ किया गया। लेकिन अब इससे आगे हमें जाना है। अब उसको ज़ाहिर है वो लोग तो पूरी आवाम के सामने आ गए और वो आश्कार हो गए, लेकिन इससे आगे हमें जाना है। ये जो मीसाक़ मईशत की हम बात करते हैं, हमने इससे पहले देखा कि मीसाक़ जमहूरियत हुआ, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, दो बड़ी जमातों के दरमियान, जिसके असरात फिर हमने जमहूरियत की शक्ल में अपना जो दौर इक़्तिदार है उसको पूरा 5 साल मुकम्मल करने की शक्ल में हम देखते रहे। अब बार बार मीसाक़ मईशत की ही बात होती है, तो ये तमाम सियासी जमातों को अब इसी जानिब आगे बढ़ना होगा। बिल्कुल जी, देखें अभी डॉक्टर साहब ने बात की कि यहाँ पे जो है कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं कि आप अपनी पार्टी के मुफाद में देखते हैं, तो मैं ये काम करूँगा, हमारी पार्टी को बड़ी जो है लोगों में पज़ीराई मिलेगी। कुछ चीजें आपकी होती हैं जो नेशनल इंटरेस्ट की होती है। नेशनल के इंटरेस्ट से मैं एक पार्टी दूसरी पार्टी को कुछ भी कहे, कुछ कहे ना कहे, वो एक अलग चीज है, उसमें वो मकबूल हो जाएंगे, वो उस दौड़ में वो निकल जाएगा। लेकिन नेशनल इंटरेस्ट की जो बात होती है उसमें किसी को ये ख्याल नहीं करना चाहिए कि मैं उस पार्टी को डिसक्रेडिट कर दूं, उस पार्टी को क्रेडिट मिल जाएगा, मुझे क्रेडिट मिल जाएगा। नहीं, नेशनल इंटरेस्ट की बात होती है। वक्त बिल्कुल आ गया है। मैं तो ये कह रहा हूं कि आज कुछ पार्टियों ने IMF के जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, उन्होंने आज उसको सराहा, उस एग्रीमेंट को, और ये जो स्टैंड बाय जो आपका एग्रीमेंट है उसको सराहा उन्होंने। उसमें कोई उन्होंने वो नहीं कहा कि आपने क्यों वायदा कर दिया, आपने क्यों वो किया, क्योंकि उनको पता है कि कोई ऐसी बात करनी नहीं चाहिए और ना हमारी बात मानेंगे। हाँ, वो एक अलग आता है, वो मुआहदे को सराहा उन्होंने, साथ में कहा कि जी ये पार्टी जी वो गवर्नमेंट और ये वो। देखिए, नेशनल इंटरेस्ट की चीज जो होती है आज बिल्कुल मीसाक़े मईशत जो है ये वक्त की जरूरत है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज बैठी कि रूल ऑफ गेम है, हमें एक दूसरे की मुखालफत करनी चाहिए इलेक्शन में, एक दूसरे के हम जो कुछ करने चाहे हम करें। लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें हैं, अब चाइना के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं, कोई भी गवर्नमेंट आए उससे क्या फर्क पड़ता है। देखिए, चाइना हमारा एक दोस्त है, हमारा एक चाइना के साथ एक ऐसा ताल्लुक है हमारा, सऊदी अरब के साथ हमारा ऐसा ताल्लुक है, यूएई के साथ हमारा, और भी ममालिक हैं, लेकिन ऐसे ट्रस्टेड फ्रेंड हैं। अब क्या ये बात है कि आप जब गवर्नमेंट में आते हैं आप कहते हैं कि जी जो मुआहदे हुए हैं उनको हम रिव्यू करेंगे, ये तो आप डाउट कर रहे हैं और डाउट क्रिएट कर रहे हैं। तो ये कोई मसला आपका नहीं है, नेशनल इंटरेस्ट का मसला है। कश्मीर के इश्यूज आते हैं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आ जाए, देखिए पॉलिसी तो वही रहती है। या कोई इस तरह है कि आप जान छुड़ा दे कश्मीर से, कभी नहीं आ सकता। आप उनके लोगों के लिए हमेशा से आवाज उठाते हैं। तो आज बिल्कुल तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को खुले दिल से बैठना चाहिए, वो एक दूसरे से पॉलिटिक्स पे एग्री करें ना करें, लेकिन मेरे ख्याल में मईशत पे वो एग्री कर जाए कि इस मुल्क को किस तरह हमने बेहतर जो है उस पर निकालना है, क्या न्यू एवेन्यूज होने चाहिए, लोगों को रिलीफ मिले। लोगों को रिलीफ मिलेगा तो मेरे ख्याल तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को जो है क्रेडिट जाएगा। अगर मीसाक़ जमहूरियत पर सब एग्री हो सकते हैं कि आए भी, हुआ ना ऐसा, मुझे बताएं 30 साल पहले क्या था, एक पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन जीत के आती कि दूसरी जो है उसी दिन से, पहले दिन से असेंबली में इस एजेंडे पे शुरू हो जाता कि हमें इस गवर्नमेंट को गिराना है और छोड़ना नहीं। क्या होता, 25 महीने, 18 महीने, 36 महीने में गवर्नमेंट जा रही है। अगर वो बैठे और उन्होंने कहा कि इलेक्शन में आप जीत जाते हैं, आप फील करें 5 साल के लिए, हम आपको बिल्कुल होगा, तो बेहतर यह है कि मीसाक़ मईशत जो है
उस पर भी सब पॉलिटिकल पार्टीज बैठे, नेशनल इंटरेस्ट को देखें, पाकिस्तान को देखें। आज दुनिया में आप देखें, इस तरह कहीं नहीं होता कि इस तरह से कि आप अगर मुल्क जो है, मुल्क मुझे बताएं कि अल्लाह ना करे डिफॉल्ट कर जाता है, क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी सरवाइव करेगी? क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी कोई सियासत उस पर कर सकती है? बिल्कुल। तो बेहतर ये है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज बैठ के खुले दिल से, एक दूसरे को ना चाहते हुए भी, एक दूसरे के फेस उनको पसंद है या नहीं है, लेकिन इस मुल्क के खातिर जरूरत इस बात की है कि कल वो पॉलिटिक्स में एक दूसरे के खिलाफ करते रहे, एक दूसरे के लेग पुलिंग करते रहे, लेकिन मीशत पर जहां बात आए, उन्होंने कहा जी हमने इस मुल्क को हड़ताल करके, दुकानें बंद करवा के, गवर्नमेंट को डिस्टर्ब करके जो रेवेन्यू कलेक्शन है उसमें खलल नहीं डालना है, मुल्क की जो आमदन है उस पर भी हम खलल नहीं डालेंगे। हम कोशिश करेंगे इसलिए कि आज गवर्नमेंट में, कल गवर्नमेंट में आप आएंगे। तो बेहतर यह है कि बिल्कुल आपने ठीक कहा कि वक्त की जरूरत है कि सब मिलके बैठें, इस पर ब्रेन स्टॉर्मिंग करें, सेमिनार्स हो, मईशत के जो एक्सपर्ट्स हैं वो बैठें, वो इस पे जो है इनको मशवरा दें और ऐसे काम करें। उसका जाहिर है उसका फायदा भी फिर यही होगा कि एक तसलसल होगा, कम से कम जो माशी पॉलिसीज हैं उनका एक तसलसल होगा, और जो बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारे हैं वो भी जब आपको देख रहे होंगे तो वो भी फिर आप पर एतबार करेंगे, और बेयकीनी नहीं होगी कि अगर एक हुकूमत जाएगी तो दूसरी हुकूमत आएगी। हमें इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं माशी तज्ज़ियाकार डॉक्टर ग़ुलाम समद साहब, जो इस वक्त टेलीफोन लाइन पे हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब ये एक हम देख रहे हैं कि एक ज़ाहिर है कि एक बेयकीनी की फ़िज़ा थी, वो तो अब ख़त्म हुई, और बड़ी मुश्किल से हमने एक एग्रीमेंट कर लिया IMF के साथ, और वो हो गया एक ऐसे वक्त में कि जब एक ख़ास जमात बार बार ये भी कही जा रही थी कि नहीं जी डिफ़ॉल्ट हो रहा है, डिफ़ॉल्ट की तरफ हम जा रहे हैं। डिफ़ॉल्ट भी नहीं हुआ और एग्रीमेंट भी हो गया। कम से कम हमें एक मौका मिल गया है कि अपने आप को ज़रा दुरुस्त करें, एक फिस्कल डिसिप्लिन बनाने के लिए। अब बिल्कुल जावेद इकबाल साहब, यहाँ पे जो एक 3 अटैच डेवलपमेंट है IMF का जो स्टॉप लेवल एग्रीमेंट हमारा हुआ है, पहले तो ये है कि अगर आप देख लें अपने रिजर्व्स को, तो ये हमारी इकोनॉमी के रिजर्व्स को बूस्ट देगा शॉर्ट टू मीडियम टर्म्स में। तकरीबन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई 8 बिलियन से 9 बिलियन डॉलर्स तक वेरी सुन क्विकली जो है हमारे जो रिजर्व्स हैं वो जंप कर जाएंगे, और अगले साल हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो रिजर्व्स हैं ये होपफुली 20 बिलियन डॉलर तक भी पहुंच सकते हैं। डिपेंड ये कर रहा है कि जो हमारे बायलैटरल और मल्टीलेटरल जो प्लेजेस हैं वो अगर एक्चुअलाइज हो जाए तो एनी हाउ जो ओवरऑल रिजर्व की सिचुएशन होगी वो 8 से 10 बिलियन के डॉलर्स के अराउंड रहेगी। तो ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है जो हमारे इकोनॉमीज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरी जो इसके साथ अटैच डेवलपमेंट है वो ये है कि एक जो गैर यकीनी की सूरत हाल यहाँ पे मौजूद थी इकोनॉमी की वाइज से, अब डेफिनेटली इसकी वजह से एक यकीनी एक सर्टन एनवायरनमेंट डेवलप होगा, जिसकी वजह से जो डोमेस्टिक हमारी एक इन्वेस्टमेंट है वो भी और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी आप देख रहे हैं कि अभी गल्फ कंट्रीज से और बाकी दूसरे कंट्रीज से वो भी अपने इंटरेस्ट शो कर रहे हैं पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के लिए। तो इन जो रिसेंट ये जो स्टॉप लेवल एग्रीमेंट है इसकी ये डेफिनेटली हम बता सकते हैं, कह सकते हैं कि इकोनॉमी के लिए एक ओवरऑल जो है एक पॉजिटिव जेस्चर है, एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। ठीक, डॉक्टर साहब आप फरमाइए कि ये जो वाइब्स अब आ रही हैं UAE की इन्वेस्टमेंट की, सऊदी अरब की इन्वेस्टमेंट की, लेकिन जाहिर है जब ममालिक इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनको एक सर्टेनिटी चाहिए होती है, एक स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए होती है। और फिर हमने देखा भी है कि हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट्स हैं किसने किस तरह से परफॉर्म किया, कौन जो है वो बिजनेस फ्रेंडली है। तो ये भी एक बेहतरी की वाइब्स आ रही हैं। जी बिल्कुल, देखिए आप नेक्स्ट डे से आपने देखा था कि आपका डॉलर नीचे आया, आपकी रुपी स्टेबल हुई, और ये नहीं होता, अभी तो आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व उतना नहीं बढ़ा है, लेकिन ये आपका ट्रस्ट और वो जो कॉन्फिडेंस लेवल इन्वेस्टर्स में ना, दैट्स हाउ इट परफॉर्म्स। देखिए जहाँ तक बात है ना कि ये जो स्टेबिलिटी है या आप किसी भी पॉलिसी की कंटिन्यूटी है, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। देखिए हमें ये समझना पड़ेगा, पार्टीज़ आती जाती रहती हैं, जो आपकी पॉलिसी है ना वो स्टेट की पॉलिसी होती है। व्हेन यू डील विद द अदर कंट्री इट्स अ स्टेट। ये आपका है कि इनकम्बेंट पार्टी कौन बैठी है,
ये सही है कि जो इन्वेस्टर है और ख़ास तौर पे जो ह्यूज इन्वेस्टर है वो हमेशा देखेगा, कंपैरिजन करेगा किस पार्टी ने किस तरीके से कितनी इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली पॉलिसीज़ बनाई। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगी कि जैसे सी पैक था, सी पैक जो है वो लास्ट 3 इयर्स में बहुत सुस्त रहा, वो परफॉर्मेंस नहीं, वो एक्सपेक्टेशंस नहीं उसकी मीट हो सकी, वेयर एज इट वाज ए स्टेट कमिटमेंट विद अनदर स्टेट। तो मैं उसको माइंड में रख के ये बात कर रही हूँ कि जो अब कमिटमेंट्स हैं इनको ऑनर किया जाना चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट व्हाट एवर द पॉलिटिकल पार्टी इज देयर। ये आज अगर कमिटमेंट की जाती है व्हाटसोएवर जो भी पार्टी है उसको ये कमिटमेंट ऑनर करनी चाहिए बिकॉज इट्स अ स्टेट। और इस तरह ही आपका इन्वेस्टर का जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर है उसका कॉन्फिडेंस आपके ऊपर रीबिल्ड हो जाएगा और रीडेवलप होगा, जो हमने अनफॉर्चुनेटली लूज़ किया है पिछले 3-4 सालों में। ठीक, डॉक्टर समद साहब, ये एक चले एक डायरेक्शन तो मिल जाएगी और मईशत को एक रास्ता तो मिल जाएगा, लेकिन हमने देखा है गुज़श्ता सालों में कि फ्लड ने हमारे लिए बड़ी मुश्किलात खड़ी की हैं। इस वक्त जो एक सूरत हाल हम देख रहे हैं, पंजाब के दरियाओं में भी पानी की सतह बुलंद हो रही है, आप समझते हैं ये भी एक चैलेंज हमारे लिए रहेगा? ये क्लाइमेट चेंज का, मौसमियाती तब्दीली का मामला जो है ये भी हमारी मईशत के लिए ये एक मुस्तकिल अब एक दर्द सर बन गया है। अल्लाह ना करे कि वैसी सूरत हाल दोबारा हो, लेकिन बहरहाल हमें ज़ाहिर है IMF के साथ तो मुआहदा हो गया, कुछ चीज़ें हमने प्लान की हुई हैं, लेकिन ये जो मौसमियाती तब्दीली की वजह से जब सैलाब आता है तो इससे तो मज़ीद मसाइल फिर बन जाते हैं। क्लाइमेट चेंज की कास्ट है पाकिस्तान में वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं, और हमने प्लानिंग कमीशन में किसी टाइम पे इस पे एक्सरसाइज की थी, तो डिफरेंट इंडिकेटर्स होते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में मोर देन 100 बिलियन डॉलर अगर हम ओवरऑल कास्ट की देख लें, जिसमें एग्रीकल्चर की कास्ट भी शामिल है और बाकी भी इंडस्ट्रीज वगैरह की भी। आप रिसेंटली देख लें जो हमारे फ्लड्स आए तो तकरीबन कास्ट जो हमने एक एस्टिमेट निकाली है वो कोई 30 बिलियन डॉलर की है। तो डेफिनेटली जो इकोनॉमी के लिए एक कंटिन्यूस एक हमारे लिए जो क्लाइमेट चेंज है ये एक मसला रहेगा। और आप देख लें हमारे पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम देख लें, गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज भी रहती है कि हम किस तरीके से जो क्लाइमेट चेंज की कास्ट है उसको मिटिगेट कर लें। तो आई एग्री कि यहाँ पे जो क्लाइमेट चेंज कास्ट है कि कंटिन्यूसली हमारे एक जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, उसके लिए एक किस्म की दर्द सर है। इसीलिए हमारी प्रायोरिटी जो एक इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे डेफिनेटली होनी चाहिए, लेकिन साथ साथ जो कास्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज है उसके लिए जो एक एडाप्टेशन और जो मिटिगेशन की मेजरमेंट है वो जावेद इकबाल साहब प्रायोरिटीज पे हमें रखने चाहिए होंगे। अब रिसेंटली आप देख लें कि ये जो एरेटिक रेन का जो पैटर्न है वो आपके यहाँ पाकिस्तान में चेंज हो रहा है। इसके साथ साथ जो फ्लड्स कंटिन्यूसली फ्लैश फ्लड जो पाकिस्तान में आ रहे हैं और जो ग्लेशियर की मिल्टिंग है, तो ये एक इंडिकेटर्स हैं जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी मुसलसल तकरीबन 5 साल बाद एक ऐसी सिचुएशन में हम चले जाते हैं जिससे निकलना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो मैं यहाँ पे आपसे एग्री करता हूं कि हमें एक कंटिन्यूसली क्लाइमेट चेंज की जो हमारी पॉलिसी है, मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज उसको देख रही है, उसको इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पे लेके जाना पड़ेगा और उसके लिए जो अप्रोप्रिएट एडाप्टेशन की और जो मिटिगेशन की मेजरमेंट है वो हमें सीरियसली लेना पड़ेंगे। अदरवाइज ये जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ का जो एक पैटर्न है वो सस्टेनेबल पैटर्न डेवलप जावेद इकबाल साहब नहीं होगा। ये एक मेरे ख्याल में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसर्न गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का होना चाहिए। ठीक है, ये अब जाहिर है हुकूमत की आपने बात की, शहजादा जुल्फ़िकार साहब, एक तो जाहिर है ये टेक्निकल बुनियादों पे और IMF का जो एग्रीमेंट है ये हमने कर लिया और डिफ़ॉल्ट से तो हम बच गए, लेकिन इसके साथ साथ हमें अपने जो दीगर ऑप्शंस हैं उनको भी देखना है, हमने अपने मुल्क को भी अपने पैरों पे खड़ा करना है, क्योंकि ये तो हमारे मुस्तकबिल का हल नहीं है। हमने एक वक्त में देखा था कि मियां नवाज शरीफ साहब की जो साबिक हुकूमत थी उसमें IMF को हमने प्रोग्राम मुकम्मल करके उनको खैरबाद कह दिया, खुदा हाफिज़ कह दिया और पैरों पे हम खड़े हो गए। लेकिन उसके बाद फिर जाहिर है बीच में 3-4 साल ज़ाया हो गए और सिलसिला जो है वो फिर से माइनस से अब शुरू हुए और अब ज़ीरो पे आके अब हमने आगे बढ़ना है। एक पॉलिटिकल विल की भी ज़रूरत होती है। हम देख रहे हैं कि हुकूमत कुछ फैसले कर रही है अपने पड़ोसी ममालिक से बाटर तिजारत की शक्ल में, रूस से, ईरान से, अफगानिस्तान से,
ये जो सारे ऑप्शंस हैं ये हुकूमत देख रही है, ये तो एक बेहतरी की बात है। आपको लगता है कि सियासी जमातों की एक पॉलिटिकल विल तो है, जो इस वक्त इत्तेहादी जमातें हैं, तकरीबन तमामी जो साबिका हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें थे वो अब हुकूमत में हैं, तो एक कलेक्टिव विजडम है। देखें जी, बात यह है कि कर्ज पे तो आप इतना जो वो कहते हैं कि ना किसी इस पर डिपेंड इस तरह कर सकते हैं कि जल्दी से मुझे एक वो मिल जाए, एक प्लेटफॉर्म मिल जाए। अब अगर ये सिर्फ आपको वो बोल्स्टर करती है आपकी उस सिस्टम को, और उसके बाद डॉक्टर साहब ने भी बात की, और उसके बाद डॉक्टर साहब जो दूसरे बात कर रहे थे कि इन्वेस्टमेंट आपको लाना है, आपकी पॉलिसियां इस तरह हो कि फ्रेंडली, आपकी इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली पॉलिसी आपकी हो, और लॉ एंड ऑर्डर पे आप तवज्जो दें। लॉ एंड ऑर्डर अगर बेहतर हो जाए, लॉ एंड ऑर्डर बेहतर है काफी सूबों पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में बहुत बेहतर है, कहीं पर कहीं ना कहीं इंसिडेंट्स होते हैं, लेकिन अगर आपका ये एक इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली वो हो, टूरिज्म फ्रेंडली आपके जो है वो पॉलिसीज हो, तो मैं नहीं समझता कि ये IMF के इस तमाम उससे हम बहुत निकल भी आएंगे और इन्वेस्टमेंट आएगी। टर्की आपको इन्वेस्टमेंट उसके लिए जो है वो कोशिश रही भी है। आपने मियां नवाज शरीफ साहब की बात की और दरमियान में एक गैप आ गया, टर्की है। और एक और हम एस्पेक्ट में देख रहा हूं, हम बहुत लकी हैं कि आप देखें कि हमारे पड़ोस मुल्क ईरान जो है बड़े अरसे से एक जेर एताब था, इंटरनेशनल ग्लोबल पॉलिसीज के तहत बड़ी उनके लिए मुश्किलात थी, लेकिन आपने देखा है कि ऐसे वक्त में बेहतर ताल्लुकात हुए। ये भी चीन के अपनी दूर की एक आप कह लें दूरबीनी है, एक विजन है कि उन्होंने इस रीजन में मेन प्लेयर्स जो है सऊदी अरब और उनके दरमियान ताल्लुकात बेहतर कर दिए। अब वो मुश्किलात खत्म हो गई पाकिस्तान के लिए। अब कोई मुश्किल नहीं है कि वो ईरान के साथ ताल्लुक जो है, और खासकर एनर्जी सेक्टर में जो है बहुत अच्छे हम उनके साथ जो है मुआहिदात भी कर सकते हैं, उससे फायदा ले सकते हैं। वहां पर हम अपनी मार्केट तलाश कर सकते हैं। मैं हवाला दूंगा यहाँ पर जो कौंसल जनरल है मिस्टर हुसैनी ईरान के, उन्होंने ये प्रेस में ये बात कही, ये इंटरव्यू मुख्तलिफ अखबारात में छपे भी, तो उन्होंने कहा कि हम बहुत जल्दी है हम ऑफर करते हैं पाकिस्तान को कि जायदान जो है एक हब होगा उनके लिए। अगर रेलवे लाइन कोयटा से वहां तक बहुत बेहतर हो जाए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड तक, वहां से हम चाबहार तक रेलवे लाइन जो है बिछा रहे हैं, और हम ख्वाह हैं कि चाबहार से ग्वादर तक जो है रोड लिंक है लेकिन बेहतर हो, रेल रिंग जो है वो हो जाए, उसके बाद एक्सेस हासिल हो जाएगा सेंट्रल एशियन कंट्रीज के पाकिस्तान को, और यूरोपियन कंट्रीज तक जा सकता है वो। तो ये मेरे ख्याल में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी हमारे पास हैं, और पॉलिसी अगर बेहतर हो और इन्वेस्टर जो है बाहर से आए, ठीक, उसको ये पता हो मेरी इन्वेस्टमेंट जो है महफूज है। मैं नहीं समझता हूं कि ग्वादर का, आप सीपैक का डॉक्टर साहब ने जिक्र किया, वही डॉक्टर साहब कि जियो इकोनॉमिक्स को जगह देनी होगी, तनाज़ात भी ख़त्म होंगे, लोगों की इक़्तिसादी जो सूरत हाल है वो भी बेहतर होगी। देखिए, स्टेक होल्डर्स बनाना ज़रूरी है इस टाइम पे। अब जितना स्टेक होल्डर बना देंगे उतना आपका स्टेक है, और उतना आपके जो प्रॉब्लम्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं साउथ एशिया के लेवल पर, एशियन लेवल के ऊपर, वो ख़त्म होता चले जाएगा। सेम गोज़ फॉर योर कंट्री आल्सो, सेम गोज़ फॉर द रीजन आल्सो। CPEC के अंदर आपने क्या किया है, आपने ईरान को भी बनाना चाहा है स्टेक होल्डर, आपने रशिया को भी ऑफ़र किया, आपने सेंट्रल एशिया को भी ऑफ़र किया, आपने इंडिया को भी ऑफ़र किया, अफ़गानिस्तान को भी फैसिलिटेशन के लिए ज़ाहिर उनको भी हमने रिक्वेस्ट की। तो ये सब जब आपकी एक फैसिलिटेशन होती है और स्टेक होल्डर बनते हैं तो ऑटोमेटिकली देखें, कहते हैं पीस एंड स्टेबिलिटी, दैट्स वाई। और सेम चीज़ है कि इस वक्त पाकिस्तान की जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, दे आर ऑल स्टेक होल्डर्स। नो वन शुड थिंक कि नहीं जी अगर कुछ भी सिचुएशन है वो अपने आप को डेवलप करते रहेंगे, ऐसा नहीं है। और अगर वो ये समझते तो इस तरह की स्टेटमेंट्स भी नहीं देते, वो ये समझते तो आज IMF को मीटिंग नहीं करनी पड़ती। लेकिन ये है कि अब जो इंडिकेशन गई है, अब जो एक इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को एक सिग्नल गया है, एक उनका कॉन्फिडेंस जो हुआ है, आई होप कि थिंग्स विल वर्क नाउ। ठीक है, बहुत चीज़ें बेहतर होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नूर फातिमा साहिबा आपका, और डॉक्टर गुलाम समद साहब आप हमारे साथ मौजूद रहे, आपका शुक्रिया। शहजाद जुल्फ़िकार साहब हमारे साथ मौजूद रहे। ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है और ब्रेक के बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं।
1994 को मकबूजा कश्मीर के जिला पुलवामा में पैदा होने वाले बुरहान मुजफ्फर वानी में बचपन ही से जज्बा आज़ादी बेदार होना शुरू हो गया था। इसे कश्मीर पर भारत के नाजायज कब्जे और कश्मीरियों की गुलामी का शिद्दत से एहसास था। लड़कपन शुरू होते ही बुरहान मुजफ्फर वानी ने अपने अंदर के जज्बात को अमली जामा पहनाने का फैसला किया। तहरीक के रवायती तरीकों के बजाय बुरहान वानी ने समाजी राब्तों की वेबसाइट्स और सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हुए एक तरफ तो भारतीय काबिज अफवाज की रियासती दहशतगर्दी को अक़वाम आलम के सामने बेनकाब करना शुरू किया, तो दूसरी जानब कश्मीरियों में तहरीक आज़ादी का नया जज्बा बेदार किया और तहरीक आज़ादी को जला बख्शी। बुरहान वानी जो है वो कश्मीर की उस नस्ल का नुमाइंदा है जिसने भारतीय जबर के जे साए तले आँख खोली है और उसने इस तहरीक को नई जिला बख्शी। वो कश्मीर की तहरीक के पोस्टर बॉय थे जिन्होंने पढ़े लिखे लोगों को इस तहरीक में इन्वॉल्व किया। बुरहान वानी ने हिंदुस्तान के ऐवानों में हलचल मचा दी। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत होने के दावेदार भारत को ये नौखेज आज़ादी पसंद किसी कहर की मानद नजर आने लगा, जिसका कसूर फ़कत हक़ खुद इरादियत के लिए नवाए हुर्रियत बुलंद करना था। शहादत के बाद भी अब देखें आप पूरी दुनिया में बुरहान वानी एक नाम बन चुका है, एक तहरीक आज़ादी कश्मीर की पहचान बन चुका है। बुरहान वानी का 7वां यौम शहादत आज़ाद कश्मीर में यौम मज़ाहमत के तौर पर मनाया गया। इस सिलसिले में मुजफ्फराबाद में पासबान हुर्रियत जम्मू कश्मीर के ज़ेर एहतमाम मुनक्कदा तकरीब में 313 नौजवानों के मुनज़्ज़म दस्ते ने शहीद बुरहान वानी को सलामी पेश की। इस मौके पर शोहदाए कश्मीर के वरसा ने नमनाक आंखों के साथ बुरहान शहीद समेत दीगर शहदा की तस्वीरों पर गुलपाशी की। सरबकफ नौजवानों ने अलमदार चौक से बुरहान वानी शहीद चौक तक मरकजी शाहरा पर मार्च किया। आज बुरहान मुजफ्फर वानी शहीद की 7वीं बरसी है। भारतीय काबिज अफवाज ने उन्हें 8 जुलाई 2016 को शहीद कर दिया था। बुरहान वानी की शहादत के बाद मकबूजा कश्मीर में जो आज़ादी की तहरीक है उसमें मज़ीद ताकत आई थी। मकबूजा वादी में काबिज भारतीय फ़ौज अपने जुल्म और बर्बरियत के अपना सिलसिला उन्होंने जारी रखा हुआ है और उसको एक बहुत बड़ी जेल बनाया हुआ है। हम देखते हैं कि जो हुर्रियत लीडर हैं, हुर्रियत रहनुमा हैं, उनको कैद कर दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद वहाँ की जो जज्बा आज़ादी है उसमें कमी नहीं आई। इसी हवाले से बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं ऑल पाकिस्तान हुर्रियत ऑल पार्टीज़ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के डिप्टी कन्वीनर और सेक्रेटरी जनरल शेख अब्दुल मतीन, और हमारे साथ मौजूद रहेंगे सीनियर सहाफ़ी शहजादा जुल्फ़िकार साहब भी। शेख मतीन साहब, आप फरमाइएगा कि ये बहुत बड़ा एक वाक़या था जो हुआ है, ये वाक़या होने के बावजूद जो तहरीक आज़ादी है मकबूजा कश्मीर के अंदर उसमें कोई कमी वाक़ई नहीं हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, जो आज का ये 8 जुलाई है, इसकी एक बड़ी हिफाजत है कश्मीर की तहरीक के हवाले से, क्योंकि हम जब देखते हैं कि 2016 8 जुलाई को भारत ने बुरहान को शहीद किया है, और वो बुरहान क्या था? बुरहान एक नाम था जिससे भारत बहुत डरते थे। बुरहान वो शख्सियत के मालिक थे जिसने इस तहरीक आज़ादी में नई रूह फूंक दी। हम देखते हैं कि बुरहान ने सोशल मीडिया को और डिजिटल मीडिया को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने ये जो कश्मीरियों की तहरीक है उसके हवाले से ये बात की है कि हमारी जो तहरीक है वो हक पे मबनी है। हमारी जो तहरीक है अक़वाम मुत्तहिदा में इसकी करारदादें मौजूद है, तो इसलिए वो बिला खौफ व खतर सामने आए हैं किसी नकाब के बगैर। तो इसका मतलब ये है कि उनकी ये जो शहादत है हमारे लिए, जो बुरहान है वो कश्मीर के हीरो है। इसलिए आज के दिन के हवाले से हम बुरहान को और जो बाकी जितने ये शोहदा हुए हैं उन सबको खराज अकीदत पेश करते हैं और अपने साथ ये तजदीद अहद भी करते हैं कि उनके मिशन को जारी व सारी रखा जाएगा। तो आपने ये जो बात की है मकबूजा कश्मीर के हवाले से, और अगर हम मकबूजा कश्मीर की बात करेंगे, खासकर 5 अगस्त 2019 में जब भारत ने एक एकतरफा फैसला लिया है, कश्मीरियों की जो असल में आवाज है, कश्मीरियों की असल में जो जुदोजहद है वो आजादी की है। यानी ये भारत के अपने आईन में ये जो आर्टिकल्स थे उन्होंने इसको खत्म किया, और उसके बाद जो है कश्मीर पे हमने देखा कि दिनों नहीं, हफ्तों नहीं, महीनों उन्होंने कर्फ्यू लगाया है, कदगने लगाए हैं, और उसके साथ मीडिया पे भी, वहां पे मीडिया पे भी पाबंदी है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी पाबंदी है। यानी हर जगह पे हम देखते हैं
कि भारत ने ये जुल्म और जबर का बाजार गर्म रखा है। जो इस वक्त मेरे मकबूजा कश्मीर, जिसको वंस अपॉन अ टाइम पैराडाइज ऑन अर्थ कहते थे, अगर फिरदौस बरूए ज़मीन अस्त, हमी अस्त तो हमी अस्त तो हमी अस्त, जिसको जन्नत नजीर कहा जाता है, लेकिन वो जन्नत नजीर मेरा क्या है, इस वक्त जहन्नम बना हुआ है। मेरा ये जन्नत नजीर इस वक्त क्या बना है, ये ओपन जेल बना हुआ है। मेरा जन्नत नजीर की अगर मैं बात करूंगा, वहां पे चलने पे भी कदगने हैं, बोलने पे भी कदगने हैं, लिखने पे भी कदगने हैं। और खासकर हम जब देखते हैं कि भारत की ये जो दहशतगर्दी है, जो रियासती दहशतगर्दी है, इक्तिसादी दहशतगर्दी है, अदलिया दहशतगर्दी है, यानी ये सब चीजें हिंदुस्तान की तरफ से है। 10 लाख की फौज वहां पे मौजूद है। द मोस्ट मिलिटराइज्ड जोन ऑफ द वर्ल्ड जो है वो कश्मीर है, लेकिन इसके बावजूद भी है कश्मीरियों के हौसले बुलंद है। इसलिए कश्मीरी अपने शोहदा को खराज अकीदत और खराज तहसीन भी पेश करते हैं और भारत के लिए पैगाम है कि हम अपनी जद्दोजहद को जारी व सारी। शेख मतीन साहब, मैं आपकी तरफ दोबारा आता हूँ। शहजाद जुल्फिकार साहब, आप बताइए, ने तो और ख़ासकर वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी ये कहा कि भारत अगर मुज़ाकरात चाहता है पाकिस्तान के साथ, तो उसे जो अगस्त 2019 में जो एकतरफा फैसला किया था मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म करने का, उसे वो फैसला वापस लेना होगा, तब मामलात आगे बढ़ेंगे। देखिए, बहुत पाकिस्तान का ये बिल्कुल ऑफिशियल स्टैंड है कि भारत और पाकिस्तान को मेरे क्या मुखालफत है। इंडिया जगह जगह जो है, जब क्राइसिस भी हमारे मुल्क में थोड़ी सी क्राइसिस था, तो वो यही तो प्रोपेगेंडा कर रहा था कि पाकिस्तान दिवालिया होने जा रहा है, पाकिस्तान ये होने जा रहा है। क्या मुखालफत है? क्यों? हम कश्मीरी मुसलमानों के साथ हैं पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली, और इखलाकी तौर पर हम उनको सपोर्ट करते हैं कि उनके साथ जो ज्यादतियां हो रही हैं, क्योंकि वहां के लोग कहते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। वो कहते हैं कि कश्मीर जो है वो किसी सूरत में भारत के साथ नहीं, वो कहते हैं पाकिस्तान के साथ रहेगा। अगर यहाँ क्रिकेट टीम जीती है, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जीती है, और अगर इंडिया से जीती है, तो वहाँ जश्न मनाया जाता है। पाकिस्तान का जो दिन मनाया जा रहा है, जो 14 अगस्त, वो जो है खुद वहाँ के जो लोग हैं वो खुशी का इजहार करते हैं और वो दिन मनाते हैं। स्याह दिन वो 15 अगस्त को मनाते हैं। क्या वजह है? यही वजह है इस तरह एक ऐसा रिश्ता जिसमें जो ना टूटने वाला रिश्ता, उसमें हम साथ हैं। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट हो, वो हम पहले अपने मौजूद में जब बात कर रहे हैं कि नेशनल हमारी पॉलिसी ये है, हुकूमत कोई आई जाए, कोई पॉलिटिकल पार्टी बरसर इक़्तिदार हो, हमारा स्टैंड यही होता है। और ये बिल्कुल ऑफिशियल स्टैंड हमारा है कि जब उसको आप रिवोक नहीं करेंगे, जो आपने आयन में तब्दीली कर कर एक रास्ता खोल दिया। इंडिया क्योंकि नाकाम हो गया है, इंडिया ने देख लिया कि हम 6-7 लाख फौज वहां डिप्लॉय कर कर हम उनको नहीं दबा सकते, उनकी आज़ादी की इस तहरीक को कुचल नहीं सकते हैं, क्रश नहीं कर सकते हैं। नाकाम हुए, उसने फिर ये काम किया ताकि आप उनकी जो पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में जो है ना, उसको डिसबैलेंस करें। आप यहाँ से रास्ता खोल दें कि यहाँ के इंडिया से तमाम जो है वो पॉपुलेशन जाए, वहाँ जायदादें भी खरीदें, वहाँ आपके कारोबार भी शुरू करे और वो बिजनेस एस्टेब्लिश करे, और कल वहाँ की वो शहरी बने, ताकि आप दुनिया में बता सकें कभी हड़ताल हो तो कहें हड़ताल कहाँ है, देखिए ना दुकानें खुली हैं, वो चंद दुकानों को। आपने बड़ी अहम बात की है। मैं शेख मतीन साहब से पूछूंगा। शेख मतीन साहब, आप फरमाइएगा, भारत ने वहां पर एक नाकाम कॉन्फ्रेंसेस कराने की भी कोशिश की है, दुनिया को बुलाने की कोशिश की है, लेकिन पाकिस्तान ने बड़ा एक मजबूत स्टैंड उस पर लिया, जिसकी वजह से बहुत से ममालिक ने वहां उस कॉन्फ्रेंस में शिरकत भी नहीं की। वो बताना चाह रहे थे पूरी दुनिया को कि यहाँ अमन है, लेकिन वहां अमन तो नहीं है, वहां तो जबर है, वहां तो जुल्म है, वहां तो बर्बरियत है काबिज भारतीय फौज की। देखिए जी, जो ये G20 की कॉन्फ्रेंस भारत ने वहां पे कराई है, तो उसको हजीमत उठानी पड़ी, उसकी शर्मिंदगी हुई। वो जो चाह रहा था कि एक फुल फ्लेज्ड वहां पे इजलास होना चाहिए, कॉन्फ्रेंस होना चाहिए, वो नहीं हुआ। और हम उन तमाम ममालिक का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने ये स्टैंड लिया है कश्मीरियों के हवाले से। तो भारत हर लिहाज से उसमें वो नाकाम रहा है। तो असल में भारत की कोशिश जो है वो ये होती है कि ये झूठे प्रोपेगेंडा के साथ हम अपनी पॉलिसी को आगे बढ़ाए, लेकिन ऐसा बार बार मुमकिन नहीं है। कश्मीरियों की ये जो जद्दोजहद है, ये अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक है, और अक़वाम मुत्तहिदा हमें इजाजत देता है कि हम कोई भी महाज, किसी भी महाज पे लड़ सकते हैं, क्योंकि जब हमें अपना हक नहीं दिया जाता है। तो हम देखते हैं
18 सलामती कौंसिल की करारदादे भी वहां पे अक़वाम मुत्तहिदा में पास हुई है और यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन की 2 रिपोर्ट्स भी आई है। तो होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए था कि भारत को हर लिहाज से रोकना चाहिए, लेकिन भारत ये जो ये समझते हैं ये लोग कि ये बड़ी मंडी है, लेकिन ये इंसाफ और जस्टिस का गला घोटते हैं। लेकिन कश्मीरियों की जो जुदोजहद है, कश्मीरियों की ये जो आवाज है, ये हक पे मबनी है और हम समझते हैं भारत हर लिहाज से नाकाम होगा जो वो कोशिश कश्मीर में करेगा, क्योंकि भारत की जो असल में जमीनी सूरत हाल है, जमीनी सूरत हाल ये है कि मकबूजा कश्मीर के लोग भारत से रहना ही नहीं चाहते। भारत ने मोटिवेशन भी किया, परसुएशन भी किया और फिर जबर और जुल्म का हर हथियार उन्होंने इस्तेमाल किया है। 10 लाख की फौज मौजूद है, ये ब्लैक लॉज है, लेकिन वो कश्मीरियों की हिम्मत और हौसले को नहीं ब्रेक कर सके। यानी मकबूजा कश्मीर में जो भारत का कब्जा है वो सिर्फ और सिर्फ ताकत के बलबूते पे है। ये शहजाद जुल्फ़िकार साहब, मगरिब को अपने माशी मफादात इतने अजीज़ हैं कि उनको फिर इंसानी हुकूक नज़र नहीं आते, जिसकी वजह से ये खामोश होते हैं। बिल्कुल जी, ऐसी बात है। मुझे बताएं कि क्या क्राइटेरिया, मुझे तो समझ में नहीं आता। यूएन का क्राइटेरिया, मगरिब का क्राइटेरिया, कौन सा ऐसा क्राइटेरिया है कि वो उसको नापे कि इंसानी हकूक की एक, वो कहते हैं कि ना एक कोई हद ही नहीं है यहाँ पर जो वायलेशन हो रहा है इंसानी, कौन सा पैमाना है उनको, किस तरह वो नापेंगे? मुझे बताएं कि एक मिशन, मुझे याद पड़ता है 2-3 साल पहले एक लेटर लिखा जब बड़े पैमाने पर जो है कत्ल गारत हुई, एक लेटर लिखा कि हम उन्होंने इंडिया ने फौरी तौर पर वो यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल के उसके जो ह्यूमन राइट्स कमीशन के जो काउंसिल थी उसको उन्होंने जवाब दे दिया। उन्होंने कहा हालात वहां ठीक नहीं, कोई वो उनको वो नहीं। देखें ये क्या, अब पहले तो चलें ठीक है, हुकूमत सिर्फ वो पीटीवी ही कहीं से फुटेज अरेंज कर कोई टीवी, हमारे दूसरे टीवी चैनल जो है फुटेज अरेंज करके कहीं, अब तो सोशल मीडिया का जमाना है, अब तो पल पल की खबरें जो है वो निकलती हैं। तो क्या वो इतने गूंगे हैं, बहरे हैं, या उनकी आंखें नहीं है कि उनको पता ही नहीं कि ह्यूमन राइट्स कमीशन की बड़े पैमाने पर वायलेशन हो रही है, उधर उसके बाद क्या लोगों के साथ हो रहा है? क्या वो इंसान नहीं है? क्या मुझे बताएं, पैलेट गन्स का जो एक वो पूरा एक वो सिलसिला था कि पैलेट गन से जो है वो फायर कर रहे होते हैं, आंखें नहीं है, उनके जिस्म में छरे जो है वो उनके छलनी है उनका बदन, कोई वहां ना मैंने देखा कि यूएन का, ना मैंने देखा यूरोपियन यूनियन का कोई डेलीगेशन जा रहा है और जाके इंक्वायर तो करे, जाके मालूमात तो करे, जाके देखे तो सही, या कोई एक लेटर तो लिखे इंडिया को। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं कि ताकत से जो है वो अब तहरीकें और आज़ादी की तहरीकें वो नहीं दबाई जा सकती, और वो जितना दबाएंगे उतनी वो तहरीक मज़ीद बढ़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद जुल्फ़िकार साहब। शेख अब्दुल मतीन साहब हुर्रियत रहनुमा हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे। था हमारा आज का प्रोग्राम। जावेद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।